चलो करते हैं शुरू। कल हमने क्या पढ़ा था उस पर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुछ बेसिक अभी तो मोटा मोटी बेसिक थ्योरी चल रही है, उससे जुड़े हुए सवाल चल रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, लाइन वेक्टर क्या होता है, फिर हमने उससे जुड़े हुए कुछ सवाल किए, एकांक सदिश भी पढ़ा, डायरेक्शन रेशियो पढ़े, डायरेक्शन कोसाइन पढ़े और एकांक सदिश पढ़ा। यहां तक हम लोगों ने कल का हमारा दिन रहा है ना। कोसाइन हुए, ये हमारा कल का दिन रहा। तो चलो अभी भी मात्रक सदिश जो हमने कल पढ़ा था उसी को आगे बढ़ा के फिर थ्योरी को भी आगे बढ़ाते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ करता था? यूनिट वेक्टर होता था कि कोई सदिश आपको दिया गया है, उसका परिमाण अगर एक हो, अगर किसी सदिश का परिमाण एक हो, किसी सदिश का परिमाण अगर एक हो तो वो आपका क्या कहलाता है? इकाई सदिश कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है, एक मात्रक सदिश कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। या फिर उसके दिक् कोसाइन निकाल लो, तो दिक् कोसाइन के वर्गों का योग भी एक होता है, दिक् कोसाइन के वर्गों का योग भी एक होता है। तो ये एक बात है। तो जब आप किसी को एकांक सदिश बनाते हैं मतलब वो दिक् कोसाइन ही निकाल रहे हैं आप, और दिक् कोसाइन निकाल रहे हैं मतलब एकांक सदिश निकाल रहे हैं, तो दोनों बातें एक है। तो अगर आप दिक् कोसाइन निकालना चाहते हैं, दिक् कोसाइन निकाल लीजिए, उसको सदिश में लिख देंगे, वो एकांक सदिश बन जाएगा। एकांक सदिश लिखा हुआ है, उसके घटक बाहर कर लो, वो दिक् कोसाइन बन गए। तो दिक् कोसाइन एकांक सदिश दिक् कोसाइन, है ना। और डायरेक्ट सदिश से निकालना चाहो तो ठीक है, सदिश में सदिश के परिमाण का भाग दे दो, एकांक सदिश तैयार हो जाएगा। पहले एक सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक सवाल आज और ले लेते हैं। एक्स वाई जेड पर कोई सदिश ए है, कोई सदिश ए है, उसका एक्स वाई जेड पर जो प्रक्षेप है एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स पे जो प्रक्षेप है वो 2, 3 और 4 है, तब सदिश ए का जो ए है उसका मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ए कैप ज्ञात कीजिए, मतलब एकांक सदिश ज्ञात करिए, एकांक सदिश ज्ञात करिए। ठीक है, एकांक सदिश कैसे ज्ञात करें? एकांक सदिश ए कैप बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण, ए सदिश बटा ए का परिमाण। तो पहले आप सदिश बना लीजिए, आपको सदिश के घटक दिए हुए, आपको सदिश के घटक दिए हुए, दो आई कैप, एक्स एक्स पे 2 है, ठीक है, वाई एक्स पे 3 है, तो 2i 3j प्लस जेड एक्स पे 4 है, तो ये हो गया 4 के। तो ए वेक्टर हो गया आपका 2i प्लस 3j प्लस 4 के, ये ए वेक्टर हो गया। और एकांक सदिश निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सदिश में सदिश के परिमाण का भाग देना होता है। तो 2i प्लस 3j प्लस 4 के बटा परिमाण का भाग, परिमाण हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2i 16 4 20 और 9 29, तो ये अंडर रूट 29 हो गया। तो ये आपका एकांक सदिश तैयार हो गया, ठीक है, एकांक सदिश तैयार हो गया। अच्छा एक चीज आप और कर सकते हैं, अगर आपको यही पूछे एकांक सदिश हो गया, अगर दिक् कोसाइन पूछे कि ए सदिश के दिक् कोसाइन, तो यही दिक् कोसाइन है, ये जो गुणांक है ना यही दिक् कोसाइन है। ये आपके दिक् कोसाइन हो गए, 2 बटा अंडर रूट 29, 2 बटा अंडर रूट 29, 3 बटा अंडर रूट 29 और 4 बटा अंडर रूट 29, 2 बटा अंडर रूट 29, 3 बटा अंडर रूट 29, 4 बटा अंडर रूट 29, ये आपके दिक् कोसाइन है। तो किसी सदिश को एकांक सदिश बनाने के बाद ये जो गुणांक होते हैं ये दिक् कोसाइन होते हैं, या दिक् कोसाइन आपको पता है तो आई जे के लगा दो, सदिश बन जाएगा। यानी ये बात दोनों साइड से काम करती है, ये चीज दोनों साइड से काम करती है। अगर आपको ये पता है
एकांक सदिश पता है तो आप दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं, और अगर आपको दिक् कोसाइन पता है तो आप एकांक सदिश निकाल सकते हैं। इसको वापस आई जे के साथ लगा दो, आई जे के साथ आप लगा दो, आई जे के साथ आप लगा दो, ये आपका एकांक सदिश बन जाएगा। एकांक सदिश बना हुआ है, अलग अलग कर लो, दिक् कोसाइन बन जाएंगे। अब इसमें क्या करता है, कई बार थोड़ा सा सवाल घुमाता है, बढ़िया सवाल बनता है। कई बार ये करता है कि ये सदिश है, ये उसके घटक है, या सदिश डायरेक्ट दे देगा कुछ दे, फिर पूछेगा कि बताइए वो एक्स एक्स से कितने का कोण बनाएगा, वो सदिश एक्स एक्स से कितने का कोण बनाएगा। हमने क्या होता है, कई बार चीजें रटी हुई होती है, तो रटी हुई चीजों को बाहर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछिए बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ लीजिए, रटा हुआ सारा बाहर आ जाएगा। क्योंकि रटा हुआ, अब सबको पता है ये दिक् कोसाइन है ना, और हम लोग सुन रहे हैं दिक् कोसाइन है, दिक् कोसाइन है, हमें पता नहीं है। ज्यादातर लोगों को, जैसे मैंने कल क्लास में बताया था, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि दिक् कोसाइन क्या होता है, बस रट रहे हैं दिक् कोसाइन दिक् कोसाइन दिक् कोसाइन। अब आप ये बताइए, अगर ये पूछा हो, आपको सदिश दिया हो और आपसे ये पूछे कि ये एक्स एक्स से कितने का कोण बनाएगा, एक्स एक्स से कितने का कोण बनाएगा, ये कैसे निकलेगा? ये सदिश एक्स एक्स से कितने का कोण बनाएगा, ये कैसे निकलेगा? यह सदिश जो भी लिखा हुआ है, यह सदिश ए एक्स एक्स से कितने का कोण बनाएगा, ये कैसे निकलेगा? कैसे नहीं, यही तो है। दिक् कोसाइन किसको कहते हैं? ये कॉस के मान है। ये जो एक्स एक्स का कोण है, जो भी एक्स एक्स का कोण बनता है, उसका जो कॉस में मान है वो ये है, ये कॉस अल्फा है, तो इससे अल्फा निकल जाएगा। ये जो आपने निकाला ना, ये कॉस अल्फा का मान है, ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है, ये कॉस गामा है, ये कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा है, तो ये कॉस अल्फा के बराबर हो गया। ये लो, कॉस अल्फा बराबर आ गया 2/√29। ये कॉस अल्फा का मान हुआ। अल्फा का मान कितना हो गया, कॉस को उधर ले जाओ, उधर जाके वो कॉस इनवर्स बन जाएगा, कॉस इनवर्स 2/√29। ये लो, ये आ गया एक्स एक्स के साथ बनने वाला कोण, एक्स एक्स के साथ बनने वाला कोण अल्फा आ गया। वाई एक्स के साथ चाहिए, सेम प्रक्रिया वाई एक्स के लिए दोहराओ, कॉस बीटा बराबर बीटा बराबर कॉस इनवर्स ये हो गया एक्स एक्स से बनने वाला कोण, एक्स एक्स से बनने वाला कोण, ये हो गया आपका वाई एक्स से बनने वाला कोण, ये हो गया जेड एक्स से बनने वाला कोण। तो इसी सवाल को एक कदम आगे ले जाकर भी पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को एक स्टेप आगे ले जाकर भी पूछा जा सकता है कि कोई सदिश है, वो एक्स एक्स से कितने का कोण बनाएगा, कैसे निकलेगा, एक्स एक्स से कितने का कोण बनाएगा, ये कैसे निकलेगा। तो ये भी वही तरीका है, आप एकांक सदिश निकालिए या दिक् कोसाइन निकालिए। दिक् कोसाइन निकालने के बाद पहला दिक् कोसाइन कॉस अल्फा के बराबर होगा, तो अल्फा का मान निकाल लो, दूसरा कॉस बीटा के बराबर होगा, बीटा का मान निकाल लो, तीसरा गामा के बराबर होगा, कॉस गामा के बराबर, तो गामा निकाल लो, ये आपका कोण आ गया। अच्छा, इसी सवाल का एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर यदि दो कोण आपको दिए हैं, तीसरा कोण निकालना हो तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर दो कोण, तीन कोण है, अल्फा बीटा और गामा, इन तीन में से कोई दो कोण ज्ञात हो, दो कोण दिए हो, चाहे अल्फा बीटा दिए हो, चाहे बीटा गामा दिए हो, चाहे गामा बीटा दिया हो, कोई सा भी दो कोण दिया हो, तीसरा पूछा गया हो, वो कैसे निकलेगा? दो कोण दिए हैं, तीसरा पूछा है, वो कैसे निकलेगा? अब ये बताओ, अगर आपको दो कोण दिए गए और तीसरा निकलवाना हो तो कैसे निकालोगे? ये कह दे कि एक्स एक्स के साथ 30 का बनाता है, वाई के साथ 60 का बनाता है, बताओ जेड के साथ कितने का बनाएगा, बताओ जेड के साथ कितने का बनाएगा। दो कोण, कोई भी दो कोण दे दे, तीसरा पूछे तो कैसे निकालोगे? तीसरा पूछे तो कैसे निकालोगे? कोई भी दो कोण, अल्फा बीटा दे दे, बीटा गामा दे दे, अल्फा गामा दे दे, कोई भी दो दे दे, तीसरा गायब कर दे, तीसरा पूछ ले, कह रहे एक्स और जेड के साथ ये बनता है, बताओ वाई के साथ क्या बनेगा, या एक्स और वाई के साथ ये बनता है, बताओ जेड के साथ क्या बनेगा, या वाई और जेड के साथ बनता है, बताओ एक्स के साथ क्या बनेगा। तो कोई भी एक कोण पूछ ले तो क्या करोगे?
तो जो कोण आपको दिए हैं उनका कॉस में मान निकाल लीजिए। कॉस अल्फा जो दिए हैं उनका मान तो निकल जाएगा, और जो नहीं दिया है उसका हम निकाल लेंगे। कैसे? दो कोण जो भी दिए गए होंगे, जो भी दो कोण दिए गए होंगे वो तो पता ही है हमें, वो तो पता ही है। तो दो कॉस के मान पता हो गए, फिर दो कोण पता हो गए तो दो कॉस के मान भी पता हो गए। और ये हमारा फॉर्मूला काम करता है। दिक कोसाइनों में ये संबंध होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये काम करता है। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं इसी पे। बढ़िया, एक क्वेश्चन। अगर एक सदिश कोई सदिश है, सदिश ए एक्स एक्स तथा वाई एक्स के साथ क्रमशः अल्फ जो अपने कोण है, एक 30 का बनाता है और एक 60 का बनाता है, क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोई सदिश है वो एक्स एक्स के साथ तो 30 का और वाई एक्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये दे दिया। और जेड एक्स का पूछ ले, सदिश जेड एक्स के साथ कितने का कोण बनाएगा? कितना कोण बनाएगा? ये क्वेश्चन हो गया। दो कोण आपको दे दिए, तीसरा कोण आपसे पूछ लिया कि कोई सदिश है एक्स एक्स के साथ 30 का बनाता है, वाई के साथ 60 का बनाता है, तो बताओ वो जेड एक्स के साथ क्या बनाएगा? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ है। और अब उसमें क्या है ना, आप पढ़ रहे तो सारी चीजों को अंदाजा करके चले कि क्या पूछ सकता है, उसमें क्या क्या बना सकता है, कैसे कैसे घुमा सकता है। तो जो जो घुमाव है वो सारे घुमाव पकड़ लो। और इसीलिए हमेशा हम बात करते हैं कि गणित में कोई बहुत वैरायटी नहीं है। अगर आप सवालों की बारीकियां पकड़ लोगे ना तो आप सारे सवाल कर लोगे। वैसे चाहे आप 10,000 सवाल निकाल लो, वो कम पड़ेंगे, 10,000 सवाल भी कम पड़ेंगे। और अगर सही ढंग से निकाले तो 100 सवाल भी बहुत है। सही ढंग से निकालोगे तो 100 बहुत है, और गलत तरीके से निकालोगे तो 10,000 निकाल लो, कम ही पड़ेंगे। आपको 10,000 एकवां सवाल परेशान करेगा। तो ढंग से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको दो कोण दे दिए, तीसरा कोण निकालना है। तो अभी जैसे बताया कि तीसरे कोण के लिए हमारे तीनों कोणों को जोड़ता है हमारा संबंध, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, वो हमारे तीनों कोणों को जोड़ता है। तो अगर हमें उनमें से कोई भी दो पता है, कोई भी दो, कोई जरूरी नहीं है कि ये दो या कोई और दो, कोई भी दो अगर हमें पता है तो हम तीसरा कोण उसकी मदद से निकाल सकते हैं। ये हमें अल्फा दे दिया, ये हमें बीटा दे दिया, और तीसरा कोण जेड वाला गायब है जो कि पूछा गया है, गामा, वो हमें निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर में 1। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा बराबर 1। अल्फा कितना है? 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 प्लस cos स्क्वायर प्लस तीसरा गामा निकालना है, गामा की जगह गामा रहने दो। cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो ये हो गया अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। cos 60 का मान 1/2, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4 गामा बराबर 1। 3/4 1/4 1 हो गया, एक उधर चला गया, एक में से एक हट गया। cos स्क्वायर गामा बराबर हो गया 0। cos गामा स्क्वायर को उधर भेज दिया,
अंडर रूट 0 हो गया, अंडर रूट 0 0 ही होता है। कॉस का मान 0 कब आता है, किस कोण पर आता है, टेबल के हिसाब से कॉस का मान 0 90 डिग्री पे आता है। अब थोड़ा सा मेरे साथ मिलकर कल्पना करो, थोड़ा सा मेरे साथ मिलकर ये कल्पना करो। मैं आपको अब सदिश दिखाता हूँ। ये जो सदिश है ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये सदिश क्या है। ध्यान से देखना, एक कल्पना करना, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करने लग जाते हैं ना चीजें आपकी आंखों के आगे से गुजरने लग जाती है ना, तो गणित को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब एक बार कल्पना करिए, ध्यान से सुनिए और मेरे साथ जुड़ के इसको कल्पना करके देखो। एक आपको सदिश बनाना है जो एक्स एक्स से 30 का कोण बनाता हो, वाई से 60 का बनाता हो और जेड से 90 का बनाता हो। अब हमारा जेड भी आ गया, जेड से 90 का कोण बनाता हो। ये 3 कोण वाला हमें सदिश देखना है कि अपनी आंखों के आगे की कहां है। अब गौर करना, ये रहा मेरा एक्स एक्स, ये हाथ, ये रहा मेरा एक्स एक्स, ये रहा वाई एक्स। गौर करना, ये रहा एक्स एक्स, ये रहा वाई एक्स, और ये जो मेरी मुंडी है ये जेड एक्स है, ये जेड एक्स है। गौर करना, सदिश दिखाता हूं आपको। सदिशों को देखने की थोड़ा सा जोर आएगा, एक बार दिखने लग जाएगा मजे हो जाएंगे। ये हाथ एक्स एक्स, ये हाथ वाई एक्स, और मेरी मुंडी ये जेड एक्स, ये जेड एक्स है। मेरा जो पूरा शरीर है ये जेड एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। अब सदिश कहां है, सदिश कहां है, जेड से 90 का, मेरे मेरे शरीर से 90 का कोण बनाएगा, ये 90 का। एक्स एक्स से कितने का बनाएगा, 30 का। एक्स एक्स से 30 डिग्री का कोण, वाई एक्स से कितने का, 60 का। तो ये यूं जाएगा इधर, जेड एक्स से 90 का, जेड एक्स से 90 का, एक्स एक्स से 30 का, वाई एक्स से 60 का। सही है। दोबारा पहले एक एक के साथ बनाते, पहले जेड के साथ बना लेते ताकि झंझट ही खत्म हो। जेड के साथ 90 का, ये 90 हो गया, ये देखो ये रहा और ये 90 हो गया। देखो 90 हुआ नहीं हुआ, तो जेड के साथ 90 का, एक्स एक्स के साथ 30 का, वाई के साथ 60 का। तो पहले एक्स के साथ 30, वाई के साथ 60 और जेड के साथ 90, ये आपका वेक्टर। तो आपका वेक्टर यूं हो जाएगा। तो ये एक तरह तो वेक्टर है, ये सदिश है। अब ये जा रहा है, तो हर वेक्टर की दिशा होती है। 3 कोण आप बताओगे, इन तीनों कोणों को मिलाओगे ना, जेड से इतना, एक्स से इतना, वाई से इतना, तीनों को चलाओ। एक्स से इतना, जेड से इतना, वाई से इतना, ये वाई है, वाई से इतना, एक्स से इतना, जेड से इतना, बस ही तो होता है भाई। एक्स से इतना, वाई से इतना, जेड से इतना, ये वेक्टर है। ठीक है, चलो अगला सवाल। एक सदिश पी क्यू का अनुदिश मात्रक सदिश, पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने। बिल्कुल, पी क्यू सदिश, पी क्यू सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश ज्ञात करना है। पी और क्यू के निर्देशांक दिए हुए हैं, ये पी ये क्यू, ये दो सदिश आपको दिए हुए हैं और ये पूछा गया कि मात्रक सदिश कौन सा। तो सवाल में दो चीजें हैं, सवाल में दो चीजें, पहले पी क्यू सदिश निकालो, नंबर 1, पहला काम ये कि पी क्यू सदिश निकालो। नंबर 2, फिर उसका मात्रक सदिश निकालो, मतलब एकांक सदिश निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालो। दो काम करने हैं आपको, दो काम करने। पहले पी क्यू सदिश निकालना है। पी क्यू कैसे निकलता है, दोनों को घटा के, दोनों को घटा के, ओ क्यू वेक्टर में से ओपी वेक्टर को घटा के, यही होता है, यही होता है। ओ क्यू माइनस ओपी, ओ क्यू में से ओपी घटा दो, आगे वाले वेक्टर में से पीछे वाला वेक्टर घटा दो, पी क्यू सदिश बन जाए। यही चित्र में बनाते हो आप लोग, ठीक है। तो घटा दो, ये रहा 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, कॉमा 5 माइनस 2 3, कॉमा 6 माइनस 3, ये बन गया पी क्यू सदिश। अब क्या बनाना है, एकांक सदिश। चाहो तो सदिश में लिख लो इसको,
और चाहे ना लिखो, ऐसे लिखना ज्यादा आसान होता है। इसकी आदत डाल लो, आपका समय बचना शुरू हो जाएगा, आपका समय बचना शुरू हो जाएगा। गौर करो, अब इन दोनों में भी आप एक चीज नोट करो कि इन दोनों में से कौन सी चीज लिखना आसान है, ऊपर वाली कि नीचे वाली। बेटा टाइम बचाना होता है ना, टाइम ऐसे ही बचता है, टाइम सेकंडों में बचता है, घंटों में नहीं बचता। हमारा दिमाग काम करता है कि कोई ऐसी कोई ट्रिक होगी जिसको लगाते ही सवाल, 1 घंटे का सवाल 1 सेकंड में हो जाएगा। ऐसी ट्रिक नहीं होती, आपको सवाल के बीच में छोटा छोटा टाइम बचाना होता है, छोटा छोटा, बस अपने लिखने की तरीका चेंज कर दो, इतने से टाइम बच जाता है। अब इसको ऐसे लिखते हो या ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखोगे तो आपको आई लिखना पड़ेगा, कैप लगाया, जे लिखा कैप लगाया, के लिखा कैप लगाया। ये लिखने में, ये लिखने में यहाँ सिर्फ तीन 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 लिखने पड़े, यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना पड़ा। कई माता बच्चियां हुई। इस चीज के अंदर मान लीजिए इसको 5 सेकंड लगे, तो इसको कम से कम 15 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड का अंतर है। और अगर यही चीज सवाल के दौरान 3-4 बार लिखने को पड़ गई, 3-4 बार, तो आपका सवाल ऑटोमेटिकली 40 सेकंड प्लस में चला गया। ऐसा लिखने से 40 सेकंड ज्यादा लगेंगे, और ऐसा लिख के सवाल को सॉल्व करने में 40 सेकंड कम लगेंगे। होगी नहीं शॉर्ट ट्रिक? बधाई हो, आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिल गई, बधाई हो, आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिल गया। 40 सेकंड बचा दी तो शॉर्ट ट्रिक हुई नहीं हुई। तो शॉर्ट ट्रिक मतलब वो नहीं होता, इसलिए हम लोग सोचते कि शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कोई ट्रिक बताएगा। ट्रिक नहीं, आप जो लिख रहे हैं उसी को थोड़ा ढंग से लिखना सीख जाओ, समय अपने आप बचने लग जाएगा। शॉर्ट ट्रिक का मतलब जो टाइम बचाए, टाइम बच गया, शॉर्ट ट्रिक होगी। ठीक है, आ जाओ। अब इसके बाद में एकांक सदिश, पी क्यू का एकांक सदिश, पी क्यू की कैप बराबर पी क्यू बटा पी क्यू का परिमाण, यानी इसकी लंबाई का भाग दे दो। पी क्यू के अंदर पी क्यू की लंबाई का भाग दे दो, तो ये आपका आ जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k बटा परिमाण, परिमाण यानी अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। 9 27, 27 को 9 गुणा 3, 3 बाहर आ जाएगा, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, आई जे के बट्टा 3 अंडर रूट 3, 3 से 3 कट गया, ये आई जे के बट्टा अंडर रूट 3। अगर ये तो बन गया एकांक सदिश, अगर मुझे दिक् कोसाइन चाहिए तो दिक् कोसाइन इसी में से मिल जाएंगे, इसी में से दिक् कोसाइन, पी क्यू के दिक् कोसाइन। एकांक सदिश बनाने के बाद यही दिक् कोसाइन होते हैं, दिक् कोसाइन ही एकांक सदिश होते हैं। तो दिक् कोसाइन हो गए 1 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3। अब एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, ये कर लिया, एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कि यदि अगर आपके 2 कोसाइन में से एक कोसाइन गायब हो, अगर मैं कहूं कि ये कोई वेक्टर है बी, अगर मैं कहूं कि बी कोई वेक्टर है और बी कैप है, ये अब P याद करके बताओ, P कैसे निकलेगा? ये B वेक्टर है, इसके लिए P का मान कैसे निकलेगा? P का मान कैसे निकलेगा? अंडर रूट 3 ही तो लिखा ना मैंने, 1 बटा अंडर रूट 3, सही तो लिखा है। P कैसे निकालोगे? बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर बी कैप लिखा हुआ है इसका मतलब ये एकांक सदिश है, बी कैप लगा हुआ है मतलब ये एकांक सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर है।
और अगर ये एकांक सदिश है तो ये दिक्कोसाइन है, क्योंकि जब एकांक सदिश होता है तो दिक्कोसाइन होते हैं। तो 2/√25, 3/√25, p/√25 ये दिक्कोसाइन है। अगर ये दिक्कोसाइन है तो दिक्कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है, क्योंकि ये दिक्कोसाइन है। दिक्कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है। दिक्कोसाइन के वर्गों का योग, अब देखो दिक्कोसाइन का नाम, दिक्कोसाइन हम किसे कहते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लिखते हैं ना। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लिखना कई बार बड़ा बड़ा लगता है, तो इसके भी छोटे नाम रख लेते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लिख लेना, वरना एक बार सिंपल नाम से यूज कर लो, है ना, चिंटू, बंटी, टिंकू, ये यूज कर लो थोड़ी देर के लिए। मान लो स्कूल का नाम यशवर्धन राठौड़ है। अब घर में अगर बार बार आप ये बोलोगे यशवर्धन राठौड़, यशवर्धन राठौड़, तो बड़ा भारी पड़ेगा, है ना। घर के लिए ठीक नहीं है, स्कूल के लिए ठीक है यशवर्धन, यशवर्धन, यशवर्धन राठौड़, ये स्कूल के लिए ठीक है, लेकिन घर के लिए यशवर्धन राठौड़ ठीक नहीं है। घर के लिए तो टिंकू, बंटी, चिंटू, पिंटू बेस्ट है। तो यही हम रखेंगे। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये स्कूल के नाम रहने दीजिए। घर के कुछ लोकल नाम निकलाते थे कि भाई दिक्कोसाइन को हम LMN बोलेंगे, लिखने में आसानी, छोटा। सोचो भारी पड़ जाएगा भाई, नाम आपसे कितने बड़ा रखे, वो स्कूल के लिए, स्कूल वाले परेशान हो, हम तो चिंटू बंटी से काम चलाएंगे। तो दिक्कोसाइन है, तो समझ गए LMN क्यों लिखते हैं हम लोग, ये बात समझ में आ गई। LMN क्यों लिखते हैं? LMN इसलिए लिखते हैं कि लिखने में आसानी होती है, वरना कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी होते हैं। बराबर 1। अब बस सॉल्व कर लो, लघुत्तम ले लो, हम डन। लघुत्तम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/25, लघुत्तम 25, प्लस माइनस 12, ये आपका आंसर। और हाँ 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, √3। तो इस तरीके से अगर बाई चांस एक दिक्कोसाइन गायब भी हुआ तो हम निकाल पाएंगे, हम एक कोण गायब हुआ तो निकाल पाएंगे, हम एकांक सदिश से दिक्कोसाइन निकाल पाएंगे, दिक्कोसाइन से एकांक सदिश निकाल पाएंगे। ये सारा विज्ञान बार बार परेशान करता है, यही तंग करता है। सदिशों में कोई और चीज तंग नहीं करती, बस यही तंग करता है कि दिक्कोसाइन कहां से आ गया, ये दिक्कनुपात कहां से आ गया, ये कोण कहां से निकल आया, ये कोस अल्फा कहां से हो गया। ये चीज ही वेक्टर को परेशान करती है, वेक्टर को जो समझने नहीं देती ना, वो यही वो किंतु परंतु है। अभी 1-2 नियम और आएंगे, सदिश नियम, त्रिभुजों का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये 2-4 नियम आएंगे, बस ये और समझ लो, इसके बाद में लाइफ बढ़िया ही बढ़िया, फिर वेक्टर में कभी परेशानी नहीं आएगी। अभी डॉट गुणा, क्रॉस गुणा और त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, ये 2-3 नियम और आएंगे, इनको भी ढंग से ग्रैब कर लिया, फिर वेक्टर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, चाहे वेक्टर का कोई भी सवाल आ जाए। लेकिन समझना, रटना मत, रटोगे तो फिर दुख पाओगे। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। i-2j, ध्यान से सुनो और समझो कैसे करोगे इसको। क्वेश्चन दिया है कि एक वेक्टर है i-2j, इसको ऐसा सदिश बनाना है इसी दिशा में, दिशा तो यही रहनी चाहिए, दिशा तो यही रहनी चाहिए, परिमाण 7 होना चाहिए।
दिशा तो यही रहनी चाहिए, परिमाण 7 होना चाहिए। बताओ वो सदिश कैसे बनेगा? अब ध्यान से समझो कि क्या कह रहा है कि दिशा तो मुझे यही चाहिए, जिस दिशा में ये जा रहा है ना, यही वाली दिशा चाहिए, दिशा चेंज नहीं करनी, इसी दिशा में मुझे चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा का चाहिए? 7 मात्रा का चाहिए, मात्रा 7 होनी चाहिए, मतलब उसकी लंबाई 7 होनी चाहिए, दिशा यही होनी चाहिए, जिस दिशा में ये भैया जा रहा है उसी दिशा में वो जाए, लेकिन मात्रा वाइज वो 7 होना चाहिए, परिमाण 7 होना चाहिए। तो कैसे करोगे? हाँ बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो क्या करोगे? आप इसका एकांक सदिश निकालेंगे। एकांक सदिश निकालने से क्या होता है? एकांक सदिश निकालने से क्या होता है? आपकी दिशा तो नहीं बदलती, दिशा तो वही रह जाती है, परिमाण एक हो जाता है। तो ये देखो एकांक सदिश का एक और उपयोग हो गया। एकांक सदिश एक और तरीके से काम आ सकता है कि जब भी आप किसी सदिश का एकांक सदिश निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो आपकी दिशा तो वही रह जाती है, दिशा चेंज नहीं होती, दिशा तो वही रह जाती है, और परिमाण कितना हो जाता है? 1। फिर उस परिमाण को आप जितना चाहे उतना गुणा कर सकते हैं, परिमाण हो जाता है 1। अगर आपको सिर्फ दिशा चाहिए, एकांक सदिश का एक और उपयोग, एक और तरीके से एकांक सदिश आपके काम आ सकता है, एक और तरीके से काम आ सकता है। कैसे? एकांक सदिश निकालने से दिशा नहीं बदलती, याद करिए, ये बताया था। एकांक सदिश वही दिशा का आधार कार्ड है, तो दिशा तो वही है, परिमाण एक हो गया। अब परिमाण एक हो गया तो आपको जितना परिमाण बनाना है, जितना लंबा इसको करना है, उतने से गुणा कर दो, उतने से गुणा कर दो, उतना परिमाण का हो जाएगा। बस, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। ये रहा हमारा ए सदिश, आई माइनस 2j, इसमें के नहीं है, चाहो तो आप के साथ 0 लिख के उसको पूरा कर सकते हो, और नहीं है तो रहने दो, कोई जरूरी नहीं है। आई माइनस 2j 0 के, ये हो गया आपका ये लो एकांक सदिश। ये बन गया आपका एकांक सदिश, मतलब दिशा वही है ना, वो स्टार प्लस का एक आता था रिश्ता वही, सोच नहीं रिश्ता वही, सोच नहीं, स्टार प्लस को जब चेंज किया था, एक नई थीम बनाई थी कि रिश्ता वही, मतलब जो आपके साथ पुराना रिश्ता है वही रहेगा, लेकिन सोच नहीं, नई सोच के साथ अब आएंगे हम लोग। तो बस वही है, रिश्ता वही, दिशा वही, परिमाण एक। अब परिमाण एक बनने से ये हो गया कि जब एक परिमाण हो जाता है तो उसको जितना चाहे उतना बना लो, जितना चाहे उतना बना लो, 7 से गुणा कर दो, परिमाण 7 हो जाएगा। ये एकांक सदिश का एक और उपयोग आ गया कि एकांक सदिश बना के जितना चाहो उतना परिमाण बना सकते हो, तो उससे दिशा तो वही रह जाएगी और परिमाण उतना हो जाएगा जितना आप चाहते हो। ये आपका सी आंसर आ गया। बढ़िया लगी ये बात? देखो सवाल बढ़िया है, ये पेपर में आया हुआ ही, पेपर में आया हुआ सवाल है, और कितना खूबसूरत सवाल है वो देखो, शानदार बना है। दिशा वही, परिणाम नया। हाँ, दिशा वही, परिमाण नया। ये टैगलाइन, जितना चाहो उतना बना लो। तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको ये बात याद रखनी है, दिशा वही, परिमाण नया। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल लो इसी से आधारित, ये रहा दिया गया है कि लैम्डा गुणा आई प्लस 2j प्लस के एक मात्रक सदिश है, तो लैम्डा का मान बताइए। लैम्डा गायब है, लैम्डा का मान बताइए। ये एकांक सदिश है, एक मात्रक सदिश है, मतलब एकांक सदिश है। लैम्डा का मान बताइए। एकांक सदिश। अच्छा, कल से आप लोगों की वेक्टर कैलकुलस की क्लास भी शुरू हो जाएगी। कल से आप लोगों की वेक्टर कैलकुलस की क्लास शुरू हो जाएगी सुबह 7, सवा 7 बजे आपकी पहली क्लास रहेगी वेक्टर कैलकुलस की, क्योंकि अब आप थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में जान गए हैं,
समझ गए हैं? तो अब वेक्टर कैलकुलस आप पढ़ सकते हैं आराम से, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे जो है वो आपकी वेक्टर कैलकुलस की क्लास रहेगी। ठीक है, सुबह 7 बजे आपकी वेक्टर कैलकुलस की क्लास शुरू होगी। सोशल मीडिया वाला क्या, उस पर एक क्लास लूंगा मैं। सोशल मीडिया पे ना, सोशल मीडिया बहुत इंगेजिंग है, बहुत शानदार है ना, बहुत कमाल का है। सोशल मीडिया ऐसा है जो उपयोगी भी है, नुकसानदायक भी है, मतलब वरदान भी है और अपने आप में एक अभिशाप भी है। तो आप कहोगे सोशल मीडिया से एकदम दूर रहें तो भी शायद गलत है, और कहें सोशल मीडिया को ज्यादा यूज कर रहे हैं ये भी गलत है। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना। सोशल मीडिया से दूर रहना भी बेवकूफ़ी है, सोशल मीडिया से ज़्यादा करीब रहना भी बेवकूफ़ी है। उसे अपने हिसाब से आप अपने काम के लिए सही ढंग से यूज़ करिए तो ये बेमिसाल है, शानदार चीज़ है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील हो, चाहे यूट्यूब हो, ये चीज़ें बहुत बढ़िया है, लेकिन वही बात है सही तरीके से यूज़ करना। अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, जैसे चाकू है, सब्जी काटता है ना, आपके रोज़मर्रा के सारे काम करता है ना, करता है। अब आप ये कह दो चाकू से तो हाथ कटता है, बिल्कुल कटता है, चाकू से हाथ भी कटता है, चाकू से सब्जियां भी कटती है। तो बेहतर है कि आपको इसको बैलेंस बनाना होगा, चाकू को समझना होगा कि चाकू कब हाथ काटता है और कब सब्जी काटता है। तो सही से यूज करोगे तो आपका औजार बन जाएगा, टूल बन जाएगा। गलत इस्तेमाल करोगे तो खून खराबा हो जाएगा। तो वही सोशल मीडिया के साथ है, प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो वो खून खराबा करेगा, प्रॉपर यूज करोगे तो वो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, है ना। तो इसके भागने के बजाय इसे सही ढंग से यूज करना सीखना है। हाँ, कई लोग होते हैं वो बंद करके बैठ जाते हैं, ताला लगा, हम नहीं खोलेंगे, अब हम नहीं चलाएंगे। हाँ, परीक्षा के दौरान ये करते हो ठीक है, परीक्षा जैसे महीना 1.5 महीना आपका परीक्षा का है तो आप ये करते हैं ठीक है, लेकिन वरना इससे इतना दूर होने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहा गया इसके अंदर, इस सदिश एक मात्रक सदिश है, मतलब इसका परिमाण एक है। पहले ब्रैकेट खोल लें इसके, लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, ये हो गया। ये कह रहा है कि ये सदिश जो है ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश है, इसका मतलब इसका परिमाण एक है। एकांक सदिश है, इसका मतलब परिमाण एक है। अगर मैं सदिश का नाम ए रख लूं तो ये ए कैप हो गया, इसका परिमाण एक है, तो अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, बराबर एक। ये हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ वर्ग कर दो, लैम्डा स्क्वायर बराबर 1/6, लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1/√6। तो ये आ गया a बराबर 1/√6। सही है। इस तरीके से ये एकांक सदिश के भांति भांति के सवाल हो गए कि ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, यही चीजें होंगी। कोई गायब करवा लेगा वो पूछ लेगा, कोई कोण पूछ लेगा, कोई मान बीच में से गायब करवा के वो पूछ लेगा। तो ये वैरायटी है कि एकांक सदिश में क्या क्या पूछ सकता है, कितने कितने तरीके से पूछ सकता है। ये हो गया। आओ आगे बढ़ते हैं। फिर अब आते हैं सबसे टैलेंटेड क्वेश्चन के ऊपर, जिसे कहते हैं सम ऑफ वेक्टर। सदिशों को कैसे जोड़ा जाए, सदिशों को जोड़ा कैसे जाए, यही सबसे प्यारा खेल है। दो चीजें हम सदिशों के बारे में करेंगे, सदिशों को जोड़ा कैसे जाए। बोले घटाना भी तो होता है, घटाने की जरूरत नहीं है, जोड़ोगे तो जोड़ में बाकी अपने आप आ जाती है, जोड़ में बाकी कवर होती है, आपको बाकी अलग से नहीं सिखानी पड़ती। आप एक बार बच्चे को जोड़ना सिखा दो, उसी में घटाना भी आ जाता है, गुणा करना सिखा दो, उसी में भाग भी आ जाता है। तो जोड़ के साथ बाकी फ्री है, जोड़ के साथ बाकी फ्री है, गुणा के साथ भाग फ्री है। जैसे आप सीढ़ियां बनाते हैं, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाते हैं ना, उतरने के लिए कौन सी सीढ़ी है, मतलब वही काम आ जाती है। तो बस वही, जो सीढ़ियां आपको छत पे ले जाती है वही सीढ़ियां आपको उतारती भी है। तो बस एक काम करना है, आपको जोड़ सीख लिया, माइनस अपने आप कवर हो गया, गुणा सीखा, भाग कवर हो गया।
तो इसलिए हम दो ही चीजें सीखेंगे, एक तो वेक्टरों को जोड़ा कैसे जाता है, एक वेक्टरों को गुणा कैसे किया जाता है। गुणा में भाग अपने आप कवर हो जाएगा और जोड़ में अंतर अपने आप कवर हो जाएगा, उसके लिए हमें कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, याद करो, इस एग्जाम्पल को याद करिए कि घर में क्या आप दो सीढ़ियां बनाते हैं, एक चढ़ने वाली, कि इससे तो छत पे चढ़ना होता है, इससे उतरना होता है, तो वही सीढ़ियां चढ़ाती है वही उतारती है, उसका व्युत्क्रम अपने आप काम आ जाएगा। तो ऐसे ही जोड़ के साथ अंतर अपने आप आ जाएगा, गुणा के साथ भाग अपने आप आ जाएगा। तो फिलहाल सम ऑफ वेक्टर करते हैं, दो वेक्टरों को जोड़ा कैसे जाए, दो वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाए। अगर आपके पास दो सदिश है, उन्हें जोड़ना तो आसान है, बहुत आसान है। आई से आई जोड़ दो, जे से जे जोड़ दो, के से के जोड़ दो, घटक से घटक जोड़ दो, घटक से घटक जोड़ दो, कंपोनेंट से कंपोनेंट जोड़ दो। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि जोड़ कैसे करते हैं, तो आसान काम है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जोड़ कैसे करना है, तो मैं कहूंगा बहुत आसान है। आई से आई जोड़ दो, जे से जे जोड़ दो, के से के जोड़ दो, ये लो, ये हो गया जोड़। अगर आप कहें कि दो सदिश हमें जुड़वाने हैं, कैसे जोड़ें, तो भैया ऐसे जोड़ो। ये एक वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर भी है, और ये जानना चाहते हो कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है। तो जोड़ा इस तरीके से जाता है कि आई घटक में आई घटक जुड़ेगा, जे घटक में जे घटक जुड़ेगा, इसको कहते हैं कंपोनेंट सम। कंपोनेंट जोड़ दिए, आई से आई जुड़ गया, जे से जे जुड़ गया, ये लो कंपोनेंट जोड़, इसको कंपोनेंट करते हैं। ठीक है ना, कैसे जोड़ते हैं, ये जवाब है कैसे का, कि कैसे जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ा जाता है, कंपोनेंट से कंपोनेंट। हाथी में हाथी जुड़ेंगे, गधे में गधे जुड़ेंगे, और घोड़ों में घोड़े जुड़ेंगे, सीधी सी बात है। घोड़ों में घोड़े जुड़ेंगे, एक घोड़ा प्लस एक घोड़ा दो घोड़े, दो गधा प्लस तीन गधा टोटल पांच गधे, दो हाथी प्लस सात हाथी नौ हाथी। तो हाथी में हाथी जुड़ेंगे, घोड़ों में घोड़े जुड़ेंगे, बकरियों में बकरियां जुड़ेंगी। तो आई में आई जुड़ेगा, जे में जे जुड़ेगा, और के में के जुड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जोड़ ऐसे ही होता है, जोड़ हमेशा ऐसे ही होता है। कभी भी जोड़ में आपने देखा कि एक हाथी प्लस एक बकरी कितना होता है, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हाथी में बकरी कभी जुड़ ही नहीं सकती, बकरी में घोड़ा नहीं जुड़ सकता, घोड़े में गधा नहीं जुड़ सकता, घोड़े में घोड़ा जुड़ सकता है, बकरी में बकरी जुड़ सकती है, हाथी में हाथी जुड़ सकता है। तो जोड़ का बिल्कुल सपाट नियम है, ये एकदम सीधा, कि भैया एक जैसी चीजें ही जुड़ेंगी, एक जैसी। आदमी में आदमी जुड़ेगा, है ना, आदमी में आदमी जुड़ेगा, हाथी में हाथी जुड़ेगा, बकरी में बकरी जुड़ेगी, पेन में पेन जुड़ेगा, कॉपी में कॉपी जुड़ेगी, चाहे पेन और कॉपी का कितना ही संबंध क्यों ना हो, पेन में तो पेन ही जुड़ेगा और कॉपी में कॉपी जुड़ेगी। एक कॉपी प्लस एक कॉपी दो कॉपी, लेकिन एक कॉपी प्लस एक पेन कुछ नहीं, यूं ही पड़े रह जाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट है, गणित जो जोड़ का नियम है वो बिल्कुल सपाट है एकदम, और सबके लिए है ये कोई वेक्टर के लिए नहीं, सबके लिए। कोई भी चीज को जोड़िए आप, सेम चीजें ही जुड़ती है। तो आई से आई जुड़ेगा, जे से जे जुड़ेगा, के से के जुड़ेगा, ये जुड़ गया, ये बन गया। अब एक क्वेश्चन तो ये, इसको कहते हैं कंपोनेंट सम, इसको कहते हैं कंपोनेंट सम, घटकों का योग। इसे कहते हैं एडिशन इन कंपोनेंट, घटकों का योग। हमेशा घटक से घटक ही जुड़ते हैं, जब भी आप दो सदिशों को जोड़ोगे उनके घटक ही जुड़ेंगे। अरे सही बात भी है यार, क्या गलत है इसमें, एक बात बताओ, इसे सोच के देखो, इसमें क्या गलती है, मतलब सही बात है ना, सही बात है। घटकों में घटके ही जुड़नी चाहिए, घटक में घटक ही जुड़ने चाहिए, आई में आई ही जुड़ना चाहिए। भाई जे के साथ जुड़ेगा तो हमें खुद ही समझ में आएगा कि क्या बना। अगर मैं पूछूंगी आई प्लस जे क्या हुआ, बोला कुछ नहीं हुआ। हाँ, आई प्लस आई, दो आई प्लस तीन आई, आप बोल दोगे पांच आई। तो आई से आई जुड़ेगा तो ही कोई सेंस निकलेगा। अगर आई में जे जोड़ दोगे या के जोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, बस वो चिन्ह रह जाएगा प्लस का, बाकी होगा कुछ नहीं। तो सीधी बात है, कंपोनेंट में कंपोनेंट जुड़ना चाहिए, घटक में घटक जुड़ना चाहिए। आई में आई घटक, जे में जे घटक, के में के घटक, सेम घटक आपस में जुड़ेंगे। और ये बात बचपन में ही हमें सिखा दी गई थी, बहुपदों में भी यही सिखाया था कि x में x जुड़ेगा, y में y जुड़ेगा, z में z जुड़ेगा, x स्क्वायर में x स्क्वायर जुड़ेगा, x क्यूब में x क्यूब जुड़ेगा,
यही समझाया गया था कि एक जैसी चीजें ही जुड़ती और घटती है ना। इसके लिए हो सकता है किसी ने एक दो थप्पड़ भी खाए हो, ये समझाने के, ये समझने के लिए कि एक जैसी चीजें ही जुड़ती है। कभी किसी ने एक्स में एक्स स्क्वायर जोड़ दिया और थप्पड़ खाया, वापस से एक्स और एक्स स्क्वायर अलग अलग हो गए। बाई चांस गलती से अगर किसी ने जोड़ भी दिया हो एक्स और एक्स स्क्वायर, फिर गुरुजी का थप्पड़ पड़ा, वापस अलग हो गए। कई समझदार थे, बिना थप्पड़ खाए अलग अलग रह गए, बिना थप्पड़ खाए नहीं जुड़े तो ठीक है, किसी ने जोड़ दिए हो थप्पड़ खा के वापस ठीक हो गए होंगे। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो ठीक हुआ होगा, सीधा हो गया होगा या थप्पड़ खा के ठीक हो गया होगा। लेकिन हुआ इसी बात में कि घटक में घटक ही जुड़ते हैं, घटक में घटक ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया। याद आ गए ना बातें, याद आ गए ना। ये बचपन में सब गलतियां करते हैं, बचपन में जो नया नया बच्चा आता है ना उसको नहीं पता होता। आज तो आप तो बड़े समझदार हो गए होंगे, लेकिन शुरुआत में यही होती है। शुरुआत में जब आप करते हैं तो यही करते हैं भाई, शुरुआत में यही गलतियां होती है, फिर थप्पड़ करते हैं, फिर वापस से अलग हो जाते हैं थप्पड़ खा के वापस अलग हो जाते हैं। मैंने तो खाया, मैंने खाया, मैंने तो बहुत थप्पड़ खाए हैं। भाई थप्पड़ ही काम कर रहे हैं आज, ये थप्पड़ ही काम कर रहे हैं भाई। गणित को ठीक होने में कुछ थप्पड़ों का योगदान है। आ जाओ, इनका योग बताइए। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है। इन तीनों का जोड़ बताइए। जोड़ो तो कैसे जोड़ेगा? घटक से घटक, फिर से वही रूल, घटक से घटक ही जुड़ेगा, घटक से घटक ही जुड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो घटक में ही घटक जुड़ेगा। आई में आई ही जुड़ेंगे, चाहे कितने भी जुड़वा लो, आई से आई ही जुड़ेगा। आई माइनस आई प्लस आई, टोटल हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, वापस हो गया आई। जे पे आ जाओ, दूसरे वाला माइनस जे प्लस जे प्लस जे, वापस हो गया 2 और 1, जे हो गया, प्लस फिर के पे चलो, ये रहा प्लस के माइनस के प्लस के, वापस आ गया के। और ये आपका कौन सा वेक्टर बन गया? आई प्लस जे प्लस के, ये वाला वेक्टर बन गया, यानी सी वेक्टर बन गया। तो ए का बी का सी का जोड़ सी वेक्टर के बराबर आ गया। तो बेसिक रूल क्या है? वेक्टर में वेक्टर जुड़ता है, वेक्टर में वेक्टर जुड़ता है। चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल ये रहा, अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनका योगफल निकालिए और उसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए। तो दो बातें आपसे करवा रहे हैं। पहले तो कह रहा है योगफल ज्ञात करो, और फिर जब योगफल ज्ञात हो जाए, जोड़ आप निकाल लो, तो उसके अनुदिश मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश ज्ञात करो, उसके अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करो। पहले योगफल ज्ञात करो, मतलब दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो सदिश बने, पापा वाले थप्पड़ थोड़े भारी पड़ते हैं, पापा वाले थप्पड़ अच्छे नहीं लगते, क्योंकि पापा मारते हैं ना, तो उसमें इमोशंस होते हैं। टीचर वाले थप्पड़ इमोशन फ्री होते हैं, बस वही लगता है कि हाँ गलती है तब थप्पड़ पड़ा है। पापा वाले इमोशंस के साथ आते हैं, तो वो थप्पड़ दुगना काम करता है। पापा वाले थप्पड़ मैंने नहीं खाए, भाग्यशाली हूँ। टीचर वाले थप्पड़ अलग होते हैं, उनका असर अलग होता है, उनका कारण अलग होता है, उनके पीछे कोई इमोशंस नहीं होते, उनके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि कोई गलती की है, उसके लिए ये बराबर में दिया गया है। तो पहले दोनों को जोड़ लो, फिर एकांक सदिश निकाल लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आई से आई जुड़ जाएगा, तो 2i प्लस 2i 4i, 2i प्लस 2i 4i,
2j प्लस j, 3j और -5k प्लस 3k -2k। i से i जुड़ गया, 2i प्लस 2i 4i, 2j प्लस j 3j -5k प्लस 3k -2k। ये बन गया। अब इसका एकांक सदिश a वेक्टर प्लस b वेक्टर की कैप, बड़ी वाली कैप, क्योंकि इस बार दो बंदे हैं ना, दो बंदों को एक बड़ी कैप। या एक काम कर सकते हो आप, इसको दोनों के जोड़ को एक नया नाम दे दो ताकि इतने बड़ी कैप ना लगानी पड़े, एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना हो। आप इन दोनों के जोड़ को सी नाम दे दो, है ना, तो फिर सी पे छोटी कैप से ही काम चल जाएगा। छोटी कैप से भी काम चल जाएगा। वो सर ऐसे करते हैं हम गणित में ऐसे छोटे छोटे नाम रखते हैं। इतना बड़ा बड़ा नाम कौन रखेगा, इतना बड़ा नाम कौन रखेगा, तो हमने क्या किया, a प्लस बी जो भी आया उसका नाम रख लिया सी वेक्टर और फिर सी कैप हो गया। वरना a प्लस बी बड़ी वाली कैप, बड़ी कैप के पैसे भी ज्यादा लगेंगे, छोटी कैप लगा लो, ये हो गया सी वेक्टर। ठीक है ना, तो ये रहा आपका सदिश। ये आपका आंसर है। तो ये हो गया 4i प्लस 3j -2k 29। ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि भैया जोड़ तो दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में खटक रहा है और खटकना भी चाहिए। कायदे का सवाल है, कायदे की बात तो खटकेगी कि भैया जोड़ा दिया, जोड़ भी कर लिया, लेकिन जोड़ करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, अब महत्वपूर्ण सवाल आने वाला है कि जोड़ दिया, जोड़ना भी सीख लिया, लेकिन सवाल यह है कि जोड़ने से होता क्या है। जोड़ दिया, सीख लिया जोड़ते कैसे हैं, ये भी आ गया। आई से आई जोड़ना, सर ने समझाया कि आई से आई जोड़ना है, जे से जे जोड़ना है, के से के जोड़ना है, जोड़ दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने जोड़ा, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जोड़ा तो कुछ नया बना, ये नया क्या है क्या ये काम का सवाल, बहुत कायदे का सवाल। ये तीसरा जो बन के आया वो कौन है, कौन है ये तीसरा, समझे बात को। बेसिक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल कि आपके दो वेक्टर ए और बी है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ये समझाओ कि जोड़ने के बाद, सम करने के बाद जो ए प्लस बी बना है वो है कौन, ये कौन है, मामा का लड़का, मासी का लड़का, बुआ जी का, कौन है ये। सही सवाल समझ रहे हो। अब सही सवाल अब आया है। अभी तो हमने ये सीखा कि जोड़ा कैसे जाता है, अब हम कायदे का सवाल कर रहे हैं कि भैया बताओ तो सही बना क्या, जुड़ तो गया, जुड़ने के बाद कुछ तो बना, ये जो कुछ बना ये कुछ है कौन, ये ए और बी के क्या लगता है, ए और बी के क्या लगता है, हम आपके हैं कौन। अब ए और बी पूछेंगे तो सही ना, ये है मेन सवाल, हम आपके हैं कौन। जरूरी सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यही वो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब होना चाहिए कि भैया जोड़ दिया, जोड़ के आ भी गया, लेकिन ये जो आया है ये एक्चुअल में है कौन, है ये कौन हो तुम, कौन हो तुम, हम आपके हैं कौन, ये सवाल ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हमारे पास दो परमें हैं जो इस बात का जवाब देती है। एक परमें एक ही है, दो तरीके से लिखी गई, लिखने के तरीके दो है, एक्चुअल में परमें एक है, एक ही परमें। अभी मैं समझा दूंगा कि दो तीन ये लिखने में तो बहुत सारी दिखती है, लेकिन एक्चुअल में होती है एक ही परमें। तो कि ए और बी पूछ रहे हैं कि ए प्लस बी से तुम कौन, कौन हो तुम, तो कौन हो तुम का जवाब दो परमें देती है, जिसमें से पहली परमें को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, दूसरी को कहते हैं त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। ये अलग अलग है, सिर्फ एक ही बात है, अभी दोनों को समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि दो सिर्फ दो नाम है, एक्चुअल में है एक ही चीज। इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, जो समझाएगा कि ये तीसरा कौन है, तीसरा क्या लगता है ए और बी का।
तो ये जो नियम है ये कोई नियम नहीं है, बल्कि ये आपको बताता है कि ये तीसरा भैया आया है ये कौन है, ए और बी का। समांतर चतुर्भुज नियम। रिपीट कर रहा हूं, ये नियम क्या बताएगा आपको, ये नियम आपको देखो जोड़ना आपको आ गया, मैं जोड़ना नहीं सिखा रहा, जोड़ना तो आपको आ चुका है, मैं तो अब ये सिखाने वाला हूं कि ये तीसरा जो जुड़ के आया है ये कौन है, ये भैया कौन है, ये तीसरा भैया ए और बी के क्या लगता है, ए और बी के ये क्या लगता है, ये समझाना चाहता हूं। तो आ जाओ, मान लो आपके पास दो सदिश है, क्योंकि जोड़ोगे तो दो सदिश तो चाहिए ना, है ना, जोड़ने के लिए, एडिशन करने के लिए, जोड़ करने के लिए आपको दो सदिश तो चाहिए, क्योंकि दो सदिश करे बिना तो जुड़ेगे कैसे, तो दो सदिश तो पहले आपके पास होने चाहिए, तो ये पहले दो सदिश हो गए, ये मान लो आपका सदिश है ए, एक सदिश है बी, और अब आप इनको जोड़ने जा रहे हो। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा पूरी बात को, मजा आएगा, इसी में असली मजा छुपा हुआ है। ये है ए वेक्टर, वो रहा वी वेक्टर, ए वेक्टर जो भी है 2i + 3j + 5k, बी जो भी है 3i + 5k + 8k, जो भी जस्ट हो गया। अब जब जुड़े, i से i जुड़ा, j से j जुड़ा, k से k जुड़ा, तो इतना तो कंफर्म है कि वो भी एक सदिश है, ये एक सदिश है, वो भी एक सदिश है, हाँ वो भी सदिश है, हाथी प्लस हाथी, दो हाथी, वो भी हाथी है, सुना कभी हाथी प्लस हाथी बराबर गधा, नहीं होता ना, हाथी प्लस हाथी बराबर भी जो बनता है वो भी हाथी बनता है। तो हमारे जोड़ में एक असाधारण बात और है कि जो चीजें लेता है वही चीज बनाता है, दो पेन प्लस दो पेन, चार पेन, चार पेन, ऐसा नहीं कि दो पेन प्लस दो पेन इक्वल टू पांच पेंसिल, दो पेन प्लस दो पेन इक्वल टू चार पेंसिल या एक पेंसिल, नहीं, अगर पेन ले रहा है तो देगा भी पेन ही, कॉपी लेगा तो देगा कॉपी ही, शॉर्पनर लेगा तो शॉर्पनर देगा, सही बात है, हाथी लेगा तो हाथी वापस देगा। इसका मतलब ए अगर वेक्टर है, बी अगर वेक्टर है, तो ए प्लस बी भी एक वेक्टर है। चलो बधाई हो, एक बात तो पता चली कि ए और बी अगर वेक्टर है तो ए प्लस बी भी एक वेक्टर ही होगा, मतलब उसी प्रजाति का होगा जिस प्रजाति के ए और बी है, ए और बी सदिश हैं तो ए प्लस बी भी एक सदिश होगा। चलो, इसका मतलब अगर दोनों हाथी है तो वो भी हाथी है, तो ये तो कंफर्म हो गया, एक जगह और पहुंच गए, बधाई हो। अब आते हैं कि फिर क्या होता है, नहीं यार, यार सिलेक्ट करने का दे दो भाई, एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे दो यार, इतने सारे बटन है, काम का एक ना है, 50 चीजें दे रखी है बिना मतलब की, काम की एक चीज नहीं है, अरे एक सिलेक्ट करने का दे दो यार, नहीं है यार, सिलेक्ट करने का कोई भी नहीं है इनमें से, ये जादू क्या है, आ और ही बढ़िया, ये और ही बढ़िया, ये क्या पिज्जा, शाबाश, ये तरबूज, ये कौन, हॉट डॉग, ये चंदा मामा, बकवास है, चलो कोई ना, हटाओ इसको, हो गया भैया, चलो आ जाओ फालतू के यार 50 बटन दिए हुए नीचे, इतने सारे दे रखे और आते क्या है तरबूज तरबूज खरबूजा, करे तो क्या करे? चलो कोई ना, अब इसको ऐसे समझो कि ये वेक्टर है, इसको, अब ये जो वेक्टर है इसको मैं हिलाऊंगा अगर, तो इसका परिमाण तो बदलेगा नहीं ना, अब ये पेन है,
इस पेन को मैं अगर उठा के कहीं और ले जाऊं तो इसकी लंबाई थोड़ी बदल जाएगी, इसकी लंबाई वही रहेगी। हाँ, दिशा में दिक्कत हो सकती है, दिशा में दिक्कत हो सकती है। अगर मैंने इसको घुमा दिया तो इसकी दिशा बदल जाएगी, लेकिन मुझे घुमाना नहीं है, बड़ी शानदार तरीके से शांति से पेन जैसा पड़ा है वैसे का वैसे हिलाना है, ऐसे ऐसे, ताकि ना तो लंबाई बदले ना दिशा बदले, ना तो लंबाई बदले ना दिशा बदले। तो लंबाई तो बदलनी नहीं है, लंबाई तो बदलनी नहीं है, दिशा क्या झंझट है। तो मैं इस पेन को यूं का यूं बिना घुमाए, हाथ को नहीं घुमाना, बिना घुमाए अगर उठा के मैं इसको ले जाऊं कहीं भी तो ये उसी दिशा में बना रहेगा जिस दिशा में था, तो मात्रा वही रहेगी। तो बस यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं कि ये जो सदिश है इसको उठा के थोड़ा सा यहां ले आओ और यहां पे चिपका दो, यहां से टच करवा दो, ताकि दोनों एक जगह पे आ जाए। देखो ध्यान से देख लेना, पहले नाप लो, तो बस है। अच्छा बाया तो है यार एक, चल रहे यार। तो आज बस इसको यहां से उठाना है, ये रहा, इस सदिश को यहां से उठाओ, ठीक है, यहां से उठाकर यूं का यूं, देखना हिलाना मत, दिशा मत बदल देना गलती से भी, दिशा बदल दोगे तो सदिश बदल जाएगा, तो दिशा नहीं बदलनी। इसको बस 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 धीरे 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 लाके यहाँ पे रख दो, और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ टच करा दो, नाप लेना, ना छोटा कर रहा हूं ना बड़ा कर रहा हूं, और ना ही दिशा बदल रहा हूं। देखो दिख रहा है, दिशा नहीं बदली है, उठा के बस यहां लाया हूं। और हमने पढ़ा है समान सदिश, समान सदिश क्या होते हैं, जिनकी दिशा एक हो परिमाण एक हो। अगर मैंने परिमाण नहीं बदला, मैंने दिशा नहीं बदली, तो वो वही सदिश है, वो वही सदिश है, बस उठा के एक जगह से दूसरी जगह मैं रख सकता हूं। एक सदिश को मैं एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकता हूं, एक सदिश को मैं एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि समान सदिश इसी का नाम है, समान सदिश जिनका परिमाण एक हो, जिनकी दिशा एक हो। अगर दिशा एक है, परिमाण एक है, तो वो सदिश बराबर है, तो यानी उसकी जगह ये लिखा जा सकता है। तो उस बी को उठाकर मैंने यहां रख दिया, मात्रा नहीं बदलनी, रिपीट कर रहा हूं, ना तो मात्रा बदलनी है ना ही दिशा बदलनी है। तो देख लो दिशा एक है या नहीं है, चेक करवा लो, एक है, दिशा एक है, मात्रा स्केल लेके मात्रा नपवा लो, अगर छोटा बड़ा लगे तो कम ज्यादा करवा लेना, रूलर है, रूलर है भाई हमारे पास। ये देखो यहाँ पे रूलर लगाओ और नाप लो, कहीं छोटा बड़ा पड़े तो मैं कम ज्यादा कर दूंगा। कितना है, यहां से नापो 0, 8.5 यहाँ ले आओ, 8.5 है, ये कम है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, थोड़ा सीधा कर लेंगे, 8.5 करना है, थोड़ा कम करना पड़ेगा, बस ठीक है। तो थोड़ा सा कम करवा देता हूँ, हल्का सा बड़ा हो गया है, ये कम करवा दिया, दिशा वही रख ली, इसको कहते हैं, हो गया। नाप लो, एकदम नाप के लाना है, कुम छोटा नहीं करना, बिल्कुल एकदम दिशा में लाना है, लाके चिपका देना है। अब ये आपका बी सदिश यहां पे ले आए आप, हो गया, ये बी सदिश लिया है, ये ए सदिश हो गया, ये बी सदिश हो गया, दोनों को एक जगह ले आए, आप ला सकते हैं, बी चाहे कहीं भी हो, उसको समांतर लाके अपने पास में ले आओ, जहां ए है वहीं बी को ले आओ, या जहां बी है वहां ए को ले जाओ, दोनों को एक जगह लाके एक जगह रख लो, एक जगह आगे। अब एक जगह आने के बाद में क्या करो, एक एक कॉपी और बनाओ, एक एक कॉपी और बनाओ, जैसे ए सदिश है, ए सदिश की एक कॉपी और बनाओ और उसको उठा के यहां लगा दो, ये ए सदिश बराबर, लंबाई ना कम की है ना ज्यादा की है, ना दिशा को बदला है, यही दिशा है, देखो अभी भी यही दिशा है, अभी भी यही दिशा है, इसको उठा के इसकी एक कॉपी यहां ले आए, ऐसे ही बी सदिश की एक कॉपी और ले आओ, समानता देख लेना, ये बी सदिश,
ए सदिश बी सदिश, इस तरीके से ए बी ए, ठीक है। अब ये क्या बना, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्यों बना, क्योंकि ये भी बी है, ये भी बी है, दोनों बी है, मतलब दोनों की दिशा एक है। दिशा एक है तो समांतर होंगे, ये समांतर। बराबर भी होंगे क्योंकि दोनों बी है, तो परिमाण भी बराबर होगा। परिमाण भी बराबर होगा, दिशा भी बराबर होगी, तो समांतर हो गए। समांतर भी हो गए, लंबाई में बराबर हो गए। ऐसे ये ए और ये ए है, दोनों सदिश समांतर है, मतलब समांतर रेखाएं। दूसरा परिमाण बराबर है, मतलब लंबाई बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, समांतर हो, समांतर चतुर्भुज होता है। ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम बनने के बाद ये है आपका a प्लस बी। जो आपका a प्लस बी बनेगा वो ये होगा, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जब कभी भी जाने अनजाने में ही सही, जाने अनजाने में सही, जब आप दो वेक्टर को जोड़ते हो तो वो जो नया बनता है वो कुछ और नहीं, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है। वो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बनता है। और वो जो ए और बी जिसको आप जोड़ रहे हैं वो कोई ना कोई समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं। जब भी आप कोई सदिश लेते हैं, जब भी कभी भी जब भी आपका मन करे और आप ले रहे हैं, तो आप दो भुजाएं ले रहे हैं, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं ले रहे होते हैं। और जो जुड़ के आ रहा होता है वो उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है। जब भी आप दो सदिश ले रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता, आप अगर उसका चित्र बनाएंगे तो वो दो सदिश, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं बनेंगी, प्लस वो जो जुड़ के सदिश आएगा वो उसका विकर्ण होगा। हमेशा होता है सब, अनजाने में सही। जैसे बिजली है, आपको बिजली काम करे या ना करे ना पता हो, लेकिन बिजली अपना काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी अपना काम करती है, चुंबक अपना काम करती है, ग्रेविटी अपना काम करती है। अगर किसी को ग्रेविटी नहीं भी पता है तब भी ग्रेविटी अपना काम कर रही है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता है, धारा नहीं पता है, करंट नहीं पता है, तो भी करंट अपना काम कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप 11वीं 12वीं साइंस से फिजिक्स पढ़ के आए उसके बाद ही आपको करंट लगे। बिना पढ़े अनपढ़ आदमी के भी करंट लग सकता है, क्योंकि करंट अपना काम कर रहा है। वो आपकी मार्कशीट देख के करंट नहीं लगता। ऐसा दिखाओ, पहले मार्कशीट दिखाओ, साइंस है क्या तुम्हारे पास, अब तार पकड़ो, अब करंट आएगा। तो सीधी बात है, वो काम कर रहा है, तो पता हो चाहे ना पता हो। सेम वही बात यहाँ पे दोहराना चाहता हूं कि जब भी आप दो सदिश, इससे पहले भी सही, इससे पहले भी आप जब कभी भी दो सदिश जोड़ते थे तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे होते थे, आप वो जो दो सदिश है वो किसी न किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं। जो भी लिए होंगे आपने, वो समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं हैं, और वो जो जुड़ के आया है वो उस समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है। अब बात समझ में आई? सही है, ये बात समझ में आ गई? पहले बात कर लेंगे भी आराम से, पहले आप इसको समझ लीजिए। ये ठीक है, यहां तक समझ में आया कि क्या करते हैं आप लोग क्या करते हैं। अब इस पे आ जाओ। अब एक चीज देखो, अब आपको एक दिमाग में काम कर रहा होगा, सर इसके लिए समांतर चतुर्भुज लेने की क्या जरूरत है। सीधा यही हो गया ना कि त्रिभुज की दो भुजाएं और ये त्रिभुज की तीसरी भुजा। अगर इसे देखो, केवल इतने को देखो, केवल इतने को, इसको, तो इसको त्रिभुज नियम भी तो कहा जा सकता है, इसको त्रिभुज नियम भी तो कह सकते हैं। हाँ यार, बात सही है, इसको त्रिभुज नियम भी बोल दो ना। समांतर चतुर्भुज बोलने की क्या जरूरत है, त्रिभुज नियम बोल दो। अगर ए और बी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो उनका जोड़ से जो आएगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा आएगी, ये त्रिभुज नियम है। इसका मतलब कोई अंतर नहीं है। तो फिर दो नाम क्यों है? दो नाम इसलिए है कि पहले ये आ गया, फिर उसके बाद में वो आ गया। इसको जब बनाते हैं तो फिर समझ में आता है कि वो भी है, तो उसमें से ये निकल गया। तो पहले पैरेललोग्राम लॉ आ जाता है, समांतर चतुर्भुज नियम आ जाता है, फिर हमें पता चला अरे यार समांतर चतुर्भुज नियम तो एक प्रकार का त्रिभुज सी तो है, तो उसको त्रिभुज भी कह सकते हैं, तो फिर ये त्रिभुज नियम बन गया। अब अगला नियम हो गया आपका त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लॉ। जब भी आपके दो सदिश, जब भी आप दो सदिश लेते हैं तो वो त्रिभुज की दो भुजाएं होती है। जब भी आप दो सदिश लेते हैं वो त्रिभुज की दो भुजाएं होती है। जब कभी भी आप दो सदिश लेते हैं, चाहे कहीं भी लो, कहीं भी लो, इस दुनिया में कहीं भी आप दो सदिश लो, जब भी आप दो सदिश लोगे उनको एक दूसरे के पास में लाने पर वो त्रिभुज बना लेंगे। जैसे अब ये है, इसको उठाकर आप यहां लाएंगे तो ये त्रिभुज की दो भुजाएं बन जाएगी। तीसरी भुजा इसको उठा के, यार उठाने वाला बटन चला गया, पता नहीं कहां था,
वो मिल जाता तो मैं आपको इसको हिला के ला के दिखाता, बिल्कुल नाप सहित, ना कम ना ज्यादा। भैया ने पता नहीं क्या दिया, सिलेक्ट का ऑप्शन ही नहीं दिया। दिया तो है यार, मुझे नहीं मिल रहा होगा। चलो बाद में मेहनत करेंगे इस पे। तो ये जो बी वेक्टर है, अब इसको उठाओ और इसको उठाकर एज ए कैसे यहां से यहां ले आओ और यहां जोड़ दो। देख लेना नाप पे, ये रहा। ठीक है, सही है, समांतर है। ये बन गई त्रिभुज की दो भुजाएं। जब भी आप दो सदिश लोगे, ये रहा, ठीक है, दो भुजाएं बन जाएंगी। कहीं भी लो, कहीं भी दो सदिश लो, दो सदिश है, एक सदिश तो आपके पास है, दूसरे को उठा के उसके पास में ले आओ, दोनों को जोड़ दो, त्रिभुज की दो भुजाएं बन जाएगी। और तीसरी भुजा आपकी ये हो जाएगी, ये ए प्लस बी होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये होता है त्रिभुज नियम। समझ आई बात? ये त्रिभुज नियम होता है। अब बात समझ कि त्रिभुज नियम क्या होता है, क्या जोड़ होता है। एक्चुअली जोड़ होता है, जोड़ त्रिभुज नियम होता है, त्रिभुज नियम जोड़ नहीं होता। भी ये आप जानना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट इस बात में है कि भैया जोड़ते तो हैं हम, लेकिन जोड़ के होता क्या है। ये उस बात का जवाब है कि जोड़ के क्या होता है। जोड़ के आप त्रिभुज की तीसरी भुजा बना रहे होते हैं। जब भी आप दो सदिशों को जोड़ रहे होते हैं तो वो त्रिभुज की दो भुजाएं होती है और उनका जोड़ त्रिभुज की तीसरी भुजा बना रहा होता है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा आपको प्राप्त हो रही होती है जोड़ने से। या फिर इसे समांतर चतुर्भुज नियम में बोलो, उसमें बोल सकते हो। समांतर चतुर्भुज नियम में बोल सकते हो कि जब भी आप दो सदिशों को जोड़ते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं होती है और उनके जोड़ से जो सदिश आपको मिलता है वो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है। बस इसका मतलब अभी आपने अनजाने में ही सही, आप लोगों ने जो भी सवाल किए थे वो यही हो रहा था। अभी हमने कुछ सवाल किए थे ना, उसमें हम जोड़े जा रहे थे मजे से। देखो यार, अभी हमने ये सवाल जोड़ा था, जोड़ के ये निकाला था। ये क्या निकल रहा था, ये समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, ये दूसरी भुजा और a प्लस बी उसका विकर्ण आ रहा है, ये उसका विकर्ण है। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये विकर्ण। और फिर ये क्या हो गया, इसको बताओगे, एक्सप्लेन करोगे ये क्या हो गया। ये का ये करने के बाद क्या हो गया, इसको एक्सप्लेन करो कि ये क्या है, ये क्या चीज बनी। अगर ये एक भुजा है, बी दूसरी भुजा है, ये विकर्ण है, ये क्या है। तो ये वही है, उसी दिशा में, ये तो पूरा विकर्ण है, पूरा विकर्ण। ये क्या है, एक लंबाई का विकर्ण, यानी जितना एक लंबाई जितना हो उतना उतना ले लो, एक लंबाई जितना ले लो। इसकी लंबाई हमने कम कर दी, विकर्ण ही है लेकिन विकर्ण कितनी लंबाई का ले लिया, सिर्फ एक लंबाई जितना टुकड़ा है वो काट लिया, एक लंबाई जितना टुकड़ा काट लिया। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका ए प्लस बी। ये हो गया आपका a प्लस बी। अब इसका जब एकांक सदिश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी a प्लस बी इतना बड़ा है, यहां से लेकर यहां तक, ये है आपका a प्लस बी। लेकिन जब आप एकांक सदिश निकालते हैं, इसका मतलब सिर्फ एक लंबाई जितना निकालते हैं, एक लंबाई जितना। दिशा यही रहती है, लंबाई कितनी हो जाती है, एक। दिशा तो वही रहती है, वही दिशा वही सदिश, बस लंबाई एक हो जाती है, क्योंकि आपने लंबाई कम कर दी ना। आपने लंबाई कितनी कर दी, एकांक मतलब एक कर दी, वो एक हो गया। तो वो जो विकर्ण है वो छोटा होकर एक लंबाई जितना अब हो गया। ए उतना ही रहेगा, बी उतना ही रहेगा, ए प्लस बी उतना ही रहेगा। ये जो है ये उसी दिशा का एक लंबाई का टुकड़ा रेखाखंड बन जाएगा, बस इतना होगा। क्लियर है ये?
चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आई होगी। और चीजें भी करेंगे अभी इसके बारे में, और अब कल गुणा के बारे में जाएंगे। आज तो सदिश योग पढ़ लिया, कल गुणा करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से कल फिर। हाँ, कल वेक्टर कैलकुलस की क्लास और स्टार्ट हो जाएगी आपकी। वेक्टर कैलकुलस की क्लास और स्टार्ट हो जाएगी, सुबह आपकी वेक्टर कैलकुलस की और रहेगी। वेक्टर वाली ये क्लास तो रहेगी, और वेक्टर कैलकुलस वाली सुबह और स्टार्ट हो जाएगी, ताकि वो भी हो जाए, ठीक है।